स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हम बात कर रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, मूत्र का निर्माण या फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो पहले बताया था मैंने यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप हैं। पहली है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरी ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में आपको बता चुका हूँ। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब है एक से अधिक बार उसको फिल्टर करना, अर्थात 3 छलनियों से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे आरएफ बनता है, रीनल फिल्ट्रेट। वो पहले बताया था मैंने। जैसे ही एफरेंट आर्टरी से रक्त आता है और फिर वो ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस एक्चुअली क्या है? नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। और उसके बाद वो बाहर निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल से। तो एफरेंट आर्ट्रियोल का वॉल्यूम, आयतन अधिक है और इफरेंट आर्ट्रियोल का आयतन कम है, इसलिए उसका प्रेशर क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और वो जो प्रेशर है वो कारण बनता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन का। क्योंकि एक तो ब्लड वेसल्स की जो दीवार है उस अवरोध को पार करना है उसको, फिल्ट्रेट को, और फिर दूसरी 2 दीवार हैं, वो बोमन कैप्सूल की जो दीवार है वो 2 दीवार पार करनी है। इस तरह से 3 छलनियों के द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, अर्थात अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में मेन जो प्रेशर क्रिएट होता है वो एफरेंट जो आर्ट्रियोल है उसमें जो रक्त आ रहा है उसका ज्यादा आयतन वो उत्तरदायी होता है। लेकिन इस फिल्ट्रेशन का या इस प्रेशर का विरोध किया जाता है। पहला विरोध किया जाता है रक्त में उपस्थित प्रोटीन्स के द्वारा, ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, वो उसका विरोध करता है। दूसरा है आरएफ, जो छन गया है बोमन कैप्सूल से ट्यूब्यूल में आ गया है, वो जो लिक्विड है वो भी उसका विरोध करता है। लेकिन अंततः 10 से 20 mmHg प्रेशर ब्लड का अधिक होता है, जिसकी वजह से अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें एक मैंने एक ग्राफ बनाया है, इसमें आप देखिए इधर वाली जो लाइन है, इधर वाला जो एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है वो है कंसंट्रेशन टाइम्स दैट ऑफ फिल्ट्रेट, कितने समय में कितना फिल्ट्रेट बना। तो ये पहले बता चुका हूँ आपको कि हमारे किडनी 24 घंटे में लगभग 150 से 175 लीटर फिल्ट्रेट का निर्माण करते हैं, जिसमें से सिर्फ 1 से 1.25 लीटर यूरिन ही बनता है। बाकी जो मटेरियल है, पदार्थ है, जो पानी है, जो लिक्विड है, वो सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा नीचे की तरफ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोक्सिमल ट्यूब लेंथ, मतलब प्रोक्सिमल ट्यूब लेंथ की लंबाई दी गई है। तो जैसे मूव करेगा इसके अंदर आरएफ रीनल फिल्ट्रेट, तो जो पदार्थ हैं उनकी स्थिति क्या होगी आप देखिए। जैसे एक यहाँ से शुरुआत है तो क्रिएटिनाइन है, उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आरएफ ट्यूब्यूल में आगे बढ़ेगा तो क्रिएटिनाइन की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसी तरह यूरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसी तरह क्लोराइड आयन उसकी मात्रा वही रहेगी। और ये सोडियम ऑस्मोलैरिटी है, अर्थात सोडियम ऑस्मोलैरिटी और क्लोराइड का क्या संबंध है? क्योंकि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या आरएफ से पदार्थों का पुनरावशोषण, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आरएफ से ईसीएफ में वापस लिए जाते हैं, अर्थात अवशोषित किए जाते हैं। जबकि नेगेटिव चार्ज आयन उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ईसीएफ के अंदर अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा अधिक होगी, नेगेटिव चार्ज ही कम होगी, जिससे क्या होगा? कंसंट्रेशन इम्बैलेंस होगी। कंसंट्रेशन इम्बैलेंस होगी तो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आरएफ से पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं ईसीएफ में, और उनके पीछे पीछे क्लोराइड जो आयन है आरएफ में है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, अर्थात कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ईसीएफ में आ जाते हैं आरएफ से। इस तरह से देखिए आप बाइकार्बोनेट आयन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इस तरह से फिर हम बात करते हैं ग्लूकोज अर्ली स्टेज के अंदर। जैसे जैसे ट्यूब्यूल में आगे बढ़ेगा आरएफ तो ग्लूकोज की मात्रा का अवशोषण अधिक होता रहेगा और उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसी तरह एमिनो एसिड अर्ली स्टेज के अंदर अवशोषण अधिक होने के कारण अंततः बहुत कम मात्रा में वो बचेगा उस आरएफ के अंदर या रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मूव थ्रू द नेफ्रॉन
इट चेंज कंपोजिशन ड्रामेटिकली। जैसे जैसे आगे बढ़ता है आरएफ ट्यूब्यूल के अंदर, तो उसका रासायनिक संगठन है वो ड्रामेटिकली चेंज होता रहता है। उसका कारण क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अभी इस तरफ आप देखिए डायग्राम बनाया है मैंने नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के पार्ट पहले बता चुका हूं आपको मैं। नेफ्रॉन के जो भाग हैं ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये डोमेन कैप्सूल है, और ये पीसीटी है, और ये आपका हेले लूप है, और हेले लूप का ये जो है ये डिसेंडिंग आर्म है, और ये हेले लूप की असेंडिंग आर्म है, और ये है पीसीटी, ये पीसीटी, और उसके बाद ये है कलेक्टिंग डक्ट सीडी। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं। आप ये देखिए कि ये जो ग्लोमेरुलस है इसके अंदर ब्लड एफरेंट आर्टियोल के द्वारा अंदर आता है, इफरेंट के द्वारा बाहर निकलता है। इफरेंट जो आर्टियोल है पहले बता चुका हूं आपको मैं, जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये अधिक शाखाओं में शाखित हो जाएगी, ब्रांच हो जाएगी, नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाएगी। और ये नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज दिखाई है मैंने, जिसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। ये क्या है? वासा रेक्टा। ये पहले बता चुका हूं आपको मैं, ये वासा रेक्टा है, नेट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, वासा रेक्टा। ठीक है, अगर आप देखिए जैसे ही यहाँ पर छनेगा छने तक आरएफ, ये क्या है? आरएफ रीनल फिल्ट्रेट आरएफ। तो इस आरएफ के अंदर आप देखिए पीसीटी के अंदर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा, एमिनो एसिड का होगा, फॉस्फेट का होगा, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन। इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इस आरएफ से ईसीएफ के अंदर, ये ईसीएफ है, ऐसा तो है नहीं कि बाहर कोई टिश्यू नहीं है या लिक्विड नहीं है या खाली स्थान है। बाहर ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कोशिकाओं के बाहर जो है वो ईसीएफ। तो जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, विटामिन है, इसके अलावा एसिटेट है, कीटो एसिड्स हैं, आवश्यक पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। और पॉजिटिव चार्ज जो आयन है सोडियम, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका रीअब्जॉर्प्शन भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। जबकि नेगेटिव चार्ज जो आयन है जैसे बाइकार्बोनेट आयन है, क्लोराइड आयन है, ये कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आरएफ से ईसीएफ में पीछे पीछे पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बाहर ईसीएफ में आ जाते हैं। यहाँ आप देखिए H2O का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। हाइड्रोजन आयन ईसीएफ से हाइड्रोजन आयन आरएफ में आएंगे। उसका कारण क्या है? क्या कारण है? उसका कारण ये है, आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आयन है, पोटेशियम है, सोडियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, वो सारे आयन क्या हुआ? आरएफ से बाहर ईसीएफ में आ गए। तो ईसीएफ में चूंकि पॉजिटिव चार्ज आयनों की अधिकता हो जाएगी और आरएफ के अंदर कम होगी, तो यहाँ अधिकता होने के कारण अधिक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन ईसीएफ से आरएफ में आएंगे। यहाँ पर कुछ मात्रा में यूरिया का जो है वो भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, आरएफ से यूरिया का अवशोषण होता है ईसीएफ के अंदर। जबकि आगे चलकर ईसीएफ से यूरिया पुनः आरएफ के अंदर सिक्रेट कर दी जाती है और अंततः यूरिया यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। अब आप देखिए दो, मैंने बताया था ये जो पार्ट है ऊपरी भाग, ये कोर्टेक्स है, टीएस ऑफ किडनी पहले बताया मैंने, दो भाग हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो कोर्टेक्स पार्ट के अंदर आप देखिए मेलपीजियन ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, और पीसीटी का कुछ भाग मेडुला में भी है। इसके अलावा पूरी जो डीसीटी है वो पूरी कहाँ है? कोर्टेक्स में है, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो कोर्टेक्स में भी है और मेडुला में भी है। और मेडुला में जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है मेन, वो कुछ भाग तो है पीसीटी का, और हेनले लूप पूर्ण रूप से मेडुला में ही पाया जाता है। और इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब दोनों की आंतरिक जो संरचना है उसमें सेल है, उनमें अंतर होता है, अंतर है उनके अंदर। तो मेडुला के अंदर जो डीसीटी का जो कुछ पार्ट मेडुला के अंदर और बाकी का जो पार्ट है डीसीटी का वो सारा होता है कोर्टेक्स के अंदर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो यू शेप है हेनले लूप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है यूरिन फॉर्मेशन में और हमारी बॉडी की जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, उसको मेंटेन करने में।
इसकी जो डिसेंडिंग आर्म है हेनले लूप की, वो पानी के लिए परमेबल होती है, पारगम्य होती है, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो पानी के लिए इम्परमेबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर इसका है। इसी वजह से जो काउंटर करंट, जो मल्टीप्लायर सिस्टम है, काउंटर करंट वो क्रिएट होता है। अर्थात जब आरएफ यहाँ से गुजर रहा होता है नीचे की ओर, तो यहाँ तक तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है इस लिम्ब में। जब ये पुनः ऊपर की ओर मूव करता है असेंडिंग आर्म में, तो चूंकि ये पानी के लिए अपारगम्य है, इसलिए यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ पर सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होगा बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयन का अधिक मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन इस आर्म में, इस भाग के अंदर, क्योंकि सोडियम आयन के लिए पारगम्य है, सिर्फ जल के लिए पारगम्य है, तो जल का अधिकांश जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा होता है। तो आप देखिए जैसे जैसे यहाँ पर जितनी भी आवश्यक पदार्थ हैं आरएफ से उनका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो ईसीएफ के अंदर सांद्रता चूंकि पहले से अधिक है, हमारी बॉडी फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन है, पीएच है, वो अधिक है, ये पदार्थ ऑलरेडी बहुत अधिक है, तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। पॉजिटिव चार्ज आयनों का, नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो सीधे पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आरएफ से ईसीएफ में आते हैं। जल जो है वो यहाँ पर इसका जो अवशोषण है वो कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि चूंकि यहाँ पर पहले से बहुत अधिक जो पदार्थ हैं, जो कंसंट्रेशन है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन आवश्यक पदार्थ वो अधिक हो गए, तो सांद्रता अधिक हो गई बाहर ईसीएफ में। यहाँ कंसंट्रेशन कम है ईसीएफ की अपेक्षा, इसलिए आपको पता है कि सिंपल वाटर मॉलिक्यूल है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ सांद्रता अधिक है और आरएफ के अंदर सांद्रता कम है, इसलिए H2O के मॉलिक्यूल है वो आरएफ से ईसीएफ में आ जाएंगे। अब आप देखिए इसके अंदर जो डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर आप देखिए कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, नेगेटिव चार्ज आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आरएफ से ईसीएफ में आते हैं। तो सारे पॉजिटिव चार्ज आयन जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इनका रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जो नेगेटिव चार्ज आयन आरएफ में वो उनके पीछे पीछे पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बाहर ईसीएफ में आएंगे। अब आप देखिए डीसीटी के ऊपर पहले बताया था मैंने, डीसीटी के ऊपर जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो भाग है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस का एक हार्मोन है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो उसका सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन ऑर्डर देता है कि एडीएच का सिक्रेशन हो। तो वो जो एडीएच है उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है, डीसीटी की वॉल में पाए जाने वाली सेल्स के ऊपर। तो वो एडीएच के प्रभाव से डीसीटी की वॉल में पाए जाने वाली सेल्स की पानी के लिए परमेबिलिटी बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा, आरएफ से अधिक मात्रा में पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो सके। आप यहाँ पर देखिए आरएफ के अंदर सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम है और कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीअब्जॉर्प्शन, जबकि जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा आरएफ से ईसीएफ में H2O का रीअब्जॉर्प्शन, और साथ ही साथ जो पोटेशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है ईसीएफ में, वो वापस आएंगे आरएफ के अंदर आएंगे। इनकी अधिक मात्रा हो गई है और इनकी आवश्यकता नहीं है, शरीर से इनको बाहर निकालना, इसलिए आएंगे। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब आप देखिए कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम आयन जो है वो अंदर आरएफ के अंदर डाले आएगा वापस। इसी तरह हाइड्रोजन आयन आरएफ में आएगा, बाइकार्बोनेट आयन जो है उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरह से आप देखिए कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा भी जल का अधिक मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अंततः यूरिन जो है वो बहुत अधिक कंसंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि इनमें से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन आवश्यक जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और साथ ही पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन ये इसमें वापस स्रावित किए जाएंगे जो ईसीएफ में है, जिसकी वजह से यूरिन
जो है अधिक सांद्रता वाला हो जाएगा। प्रत्येक इस नेफ्रॉन या नेफ्रॉन जो ट्यूब है इसकी प्रत्येक भाग के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आरएफ की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ छनेगा छनित्र आरएफ इसकी सांद्रता बहुत अधिक होगी। जैसे जैसे आवश्यक पदार्थों का रीअब्जॉर्प्शन होगा उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। फिर जैसे हेनले लूप में आएगा आरएफ तो उसकी सांद्रता पुनः वापस बढ़ जाएगी क्योंकि जल इससे बाहर आ रहा है। जैसे इसकी असेंडिंग लिंब पे चलेगा तो इसकी जो सांद्रता है वो पुनः और बढ़ेगी। जैसे जैसे डीसीटी में जाएगा आरएफ उसकी कंसंट्रेशन और बढ़ती चली जाएगी। कारण क्या है कि H2O का आरएफ से ECF में आना मूवमेंट। अब आप देखिए रीअब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इनऑर्गेनिक आयंस है, पॉजिटिव चार्ज सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन इनका रीअब्जॉर्प्शन, पानी का, विटामिन का। और ये पहले बताया था मैंने बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका? उसका नेगेटिव चार्ज आयनों का डिफ्यूजन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आरएफ से बाहर आ गए हैं और आरएफ के अंदर जो नेगेटिव चार्ज आयन है उनका सिंपल डिफ्यूजन होगा ECF के अंदर। ठीक है। दूसरा है अब इन पदार्थों का अब्जॉर्प्शन कितनी मात्रा में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से या बिल्कुल नहीं आरएफ से। तो उस आधार पर इन पदार्थों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, दूसरा लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, तीसरा थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब ये है कि वे पदार्थ आरएफ में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा वो कहलाते हैं हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। इसके अंतर्गत ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, विटामिन सी है, कीटो एसिड्स है और एसिटोएसिटेट। तो ये हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस अर्थात आरएफ में से इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा, अर्थात ये पदार्थ यूरिन के साथ शरीर से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, अर्थात कुछ मात्रा में अवशोषण होगा फिर पुनः सीक्रेशन होगा उसी के अंदर आरएफ से अवशोषण होगा और फिर पुनः सीक्रेशन होगा। तो ये है यूरिया। उस मात्रा में यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद उसका पुनः सीक्रेशन अर्थात रक्त से या ECF से आरएफ के अंदर सीक्रेशन और यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा एथरसोल्ड। एथरसोल्ड का मतलब है वे पदार्थ आरएफ के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता वो एथरसोल्ड सब्सटेंस कहलाते हैं। और इसमें है यूरिक एसिड। पहले बताया था मैंने प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारे शरीर में भी यूरिक एसिड बनता है, लेकिन उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, उसका अवशोषण नहीं होता, बहुत कम मात्रा में बनता है। अब हम बात करते हैं सीक्रेशन। सीक्रेशन का पहले बताया था मैंने ट्यूबुलर सीक्रेशन या नलीय स्रवण। ट्यूबुलर सीक्रेशन का सीधा सा बताया मैंने पहले कि वे अनावश्यक पदार्थ जिनका छनित्र में या छनित्र में नहीं आए हैं, जो छने नहीं है और वो शरीर में हार्मफुल है शरीर के लिए, तो उनको रक्त से आरएफ के अंदर सीक्रेट करना, ये है ट्यूबुलर सीक्रेशन। अर्थात जैसे ही रक्त यहाँ आया, यहाँ से छना ये आरएफ बना, फिर ये रक्त वापिस इस इफरेंट आर्टियोल के द्वारा वासा रेक्टा के अंदर जा रहा हो, अंततः रीनल वेन के द्वारा किडनी तक, किडनी से बाहर जाएगा रीनल वेन, ये जो रक्त है। तो इस रक्त के अंदर वासा रेक्टा में जो ब्लड बह रहा है उसमें अनावश्यक पदार्थ जो छने नहीं है, शरीर के लिए हानिकारक हैं, उनका शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। इसलिए ये जो डीसीटी है, डीसीटी की वाल में पाए जाने वाली कोशिकाएं ये काम करती हैं और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। अर्थात जैसे मान लीजिए ये यहाँ रक्त बह रहा है तो इस रक्त से अनावश्यक पदार्थ इस आरएफ के अंदर स्रावित किए जाते हैं। ये जो रक्त बह रहा है यहाँ, इसमें अनावश्यक पदार्थ आरएफ में स्रावित किए जाते हैं, ये कहलाता है सीक्रेशन। और ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस ब्लड के अंदर इन पदार्थों की मात्रा कम है, जबकि आरएफ के अंदर इन पदार्थों की मात्रा अधिक है। इसलिए
कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किसी मॉलिक्यूल को अगर जाना होगा तो उसको धक्का देना होगा, अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा सीक्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है और सीक्रेशन मुख्य रूप से क्रिएटिनाइन, इसके अलावा पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये पहले बता चुका हूँ मैं। देखिए यहाँ पर पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन बाहर ECF से और RF के अंदर स्रावित किए जाते हैं। इसके अलावा पैरा एमिनो यूरिक एसिड और जितनी भी मेडिसिन हम लेते हैं, मोस्टली पेनिसिलिन है, डायोड्रास्ट है, मेडिसिन जितनी भी हम लेते हैं तो रक्त के अंदर उनके अगर रेजिडुअल है, अवशेष हैं, तो उनको भी DCT की कोशिकाओं के द्वारा RF के अंदर स्रावित किया जाता है और ये प्रोसेस होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन ये 3 स्टेप हैं, तीनों बता चुका हूँ मैं। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सीक्रेशन। थैंक्स।